Hey everyone, welcome back to the Layman Way एंड आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए। और ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जीएस के, जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें जो ट्रिक्स लग रही हैं या फिर उनसे हम कुछ जो डिड्यूस करके इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते थे या कर सकते हैं आगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करती हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आखिरी एक महीने में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, सीसैट का भी सीरीज़ चल रहा है, इसका भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो 20+ मार्क्स आप एडिशनल स्कोर कर सकते हो ओवर एंड अबव जितना आपको आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई कुछ नहीं करी है और सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। नॉलेज तो है ही आपकी, उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो ये मत समझ लेना कि भाई इसको पढ़ लिया तो हमको अपना कोर्स रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्स तो रिवाइज करने का ज़रूरत है ही आपको, प्लस इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू मकसद यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये बताया जाए कि कैसे ट्रिक्स एप्लीकेबल होती हैं और क्या क्या आप चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं बात बता देता हूँ कि सीसैट मास्टर सीसैट का एक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम सीसैट मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। सो गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी फ्री चैलेंज उस पर है वेबसाइट पे, सो प्लीज़ गो एंड लुक एट दैट ऑल्सो। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें कवर कराए हैं। सो लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आए थे, 80% क्वेश्चन इसी में से थे। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट, प्लीज़ पढ़ो इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझो एंड हमको भी फीडबैक दो कि कोर्स कैसा है, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है ट्रिक्स फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो वो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम चल के। स्कल्पचर इंस्क्रिप्शंस is Rhino Ashoka mentioned along with the stone portrait of Ashoka? Again this is a factual question. आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, नहीं आता है तो छोड़ देना चुपचाप। इसमें कुछ क्या बोलते हैं, इसमें कुछ वो लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग: डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, अब ये आप कर सकते हो लॉजिक से। कैसे कि बुद्धिज़्म अगर आज जब आप पढ़ते हो लिटरेचर बुद्धिज़्म का, तो उसमें 2 होते हैं, महायाना और क्या होता है, हिनाया, है ना। हिनाया और महायाना यही दोनों होते हैं। अब महायाना में हमको बेसिक अगर थोड़ा बहुत पता है, तो महायाना में हमको क्या पता है कि उसमें इमेज वर्शिप होती है। इट इज़ द इमेज वाला फॉर्म ऑफ जो बुद्धा होता है, जिसमें बुद्धा का एज अ इमेज वर्शिप होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड महायाना बुद्धिज़्म। तो पहला क्या बोल रहा है? डाइफिकेशन ऑफ बुद्धा। डाइफिकेशन मतलब भगवान की तरह ट्रीट करना। तो ये सही है, भगवान की तरह ट्रीट करते थे, मूर्तियाँ होती थी, है ना, उनकी वर्शिप होती थी, तो ये सही है। इससे कुछ हो रहा है, इससे बस ये एलिमिनेट हो रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब तीसरा भी हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स है, ठीक है। देखो तीसरा दिख रहा है ना, इमेज वर्शिप होती थी बुद्धा की। ये दोनों 1 और 3 तो कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। 1 में है कि बुद्धा को एज अ गॉड ट्रीट कर रहे थे, ठीक है, गॉड ट्रीट कर रहे थे, तभी तो उनका इमेज लगा के उनकी पूजा हो रही थी, है ना। तो इमेज वर्शिप भी हो गया। अब थर्ड अगर सही है और 1 सही है, तो आप देखो 1 और 3 किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन सही हो गया। अब दूसरा ऑप्शन में दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ रहा है। इस टाइप से करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है कि आपको पता है महानाया का बेसिक मतलब पता है कि हाँ भाई गॉड की तरह ट्रीट करके उनका आइडल वर्शिप होता था, है ना। तो पहला सही हो गया और तीसरा सही होगा कि इमेज वर्शिप और रिचुअल्स होते थे। तो पहला और तीसरा सिर्फ डी में सही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फोर्स लेबर विष्टि। अब इसने खुद ही बता दिया कि गुप्ता के टाइम पे क्या बोल रहा है, फोर्स लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। अब मान लो मेरे को नहीं मालूम है ये आंसर क्या है इसका, ठीक है, मैंने तो नहीं पढ़ा विष्टि क्या होता है। अब इसने बता दिया कि विष्टि करके कुछ फोर्स लेबर होता था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है। उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पढ़ते हैं पहला। अब आप ऐसे चैलेंज ले लिया करो कि ये तो मेरे को पता ही नहीं है ना, अब मेरे को आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर सही करना है। दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी कि मैं कैसे अपने दिमाग से इसको सही कर सकता हूँ, ठीक है।
पढ़ते हैं। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। पता नहीं, चलो डाउटफुल कैटेगरी में इसको डाल देते हैं, ठीक है, ये स्टार मार देते हैं इसको। दूसरा, इट वॉज टोटली एबसेंट इन द मध्य प्रदेश काठियावाड़ रीजन्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अगेन ये देखो, टोटली एबसेंट क्या हो गया, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, था ही नहीं, मतलब बहुत ही दावे के साथ बात हो रही है, गलत हो गया ये, ठीक है। तीसरा तीसरा देखते हैं, द फोर्स्ड लेबरर वॉज एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, ठीक है, एंटाइटल्ड टू। फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है, अगर बेसिक पता है कि फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है, जो बेगार हम बोलते हैं, है ना, बेगार और फोर्स्ड लेबर क्या होता है ये, कि इसमें आपका कोई गारंटी नहीं होता वेज का, चाहे तो मिले चाहे तो फ्री में भी काम करा सकते हैं वो लोग, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड लेबर। या तो बहुत ही कम वेजेस दे रहे हैं बट कोई एंटाइटलमेंट नहीं होता है, एंटाइटलमेंट मतलब कोई उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको पे करेंगे ही, अगर वो नहीं पे करे तो ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जा सकते हो, समझ में आ रहा है ना, दे वर नॉट एंटाइटल्ड। मिलेगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक है, बट एंटाइटलमेंट कुछ नहीं है उसमें फोर्स्ड लेबर में, फोर्स्ड लेबर होता ही यही है, ठीक है। तो फोर्स्ड लेबर का अगर बेसिक मतलब मालूम है तो आप थर्ड सी भी गलत कर दोगे ऐसे, ठीक है। चौथा क्या बोल रहा है, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबर। ऐसा हो सकता है क्या, एल्डेस्ट बड़े बेटे को ही भेजेंगे क्या, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कितने छोटे छोटे बच्चों से भी फोर्स लेबर कराया जाता था एंशिएंट टाइम, ब्रिटिश वाले टाइम्स में, है ना, वो लोग थोड़ी देते थे कि आप छोटे हो कि बड़े हो, ऐसा तो है नहीं। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया हमारा, समझ में आ रहा है। हमको मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, बट बाकी तीनों आपने लॉजिक से गलत कर दिया, राइट। तो टोटली एब्सेंट मतलब ये एक्सट्रीम हो गया, ये गलत हो गया। फोर्स लेबर की अगर बेसिक डेफिनेशन मालूम है तो आप सी भी गलत कर दोगे, और एल्डेस्ट सन वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबर, ये तो कोई सेंस ही नहीं है इसमें, है ना, कोई भी एज अ फोर्स लेबर तो किसी से भी करा सकते हो, जेंडर वो थोड़ी स्पेसिफिक थोड़ी है कि बड़ा बेटा है कि छोटा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या सीखा आपने कि भाई लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ना, लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि भाई ये पढ़ लिया, फोर्स लेबर पढ़ लिया, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं है कैसे करेंगे, कुछ नहीं होता। आप जाओ ऑप्शन पढ़ो और लॉजिक से उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, समझ में आ गया। ऐसे कभी छोड़ मत देना कि भाई क्वेश्चन पढ़ा और बिना ऑप्शन पढ़े छोड़ दिया। बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम्स ऑफ चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटास, विजयनगरा। अब ये तो मालूम होगा तभी कर पाओगे, है ना, नहीं तो नहीं कर पाओगे, इसमें क्या लॉजिक लगाओगे। चालुक्य, चंडला, चंदेला, राष्ट्रकूटास, नहीं है इसमें क्या लॉजिक हो सकता है कि भाई राष्ट्रकूटास के टाइम पे अपना वेसारा वाला स्टाइल आया था जिसमें नागरा और द्रविडियन दोनों थे। विजयनगरा के टाइम पे द्रविडियन था जिसमें मंडप्स थे, है ना, मंडप थे द्रविडियन वाले स्ट्रक्चर में, वो जो होता था बीच वाला पार्ट, गर्भगृह वाला पार्ट, है ना, वो सब होता था। तो विजयनगरा हो सकता है, बट अगेन बहुत ही श्योर नहीं है इस चीज़ में, है ना। अब नहीं अगर आ रहा है और मतलब बहुत कम क्वेश्चन किए हैं तो मार दो डी, है ना, क्या पता सही हो जाए। आगे बढ़ते, बट इसमें कोई लॉजिक, बहुत कोई बड़ा लॉजिक नहीं लग रहा, स्मार्ट वर्क इसमें मुश्किल है करना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए तभी कर पाओगे, बिना आइडिया के आप नहीं कर पाओगे इसको, है ना। 12th पढ़ते हैं। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। ओके, चलो देखते हैं आगे, दूसरा पढ़ते हैं। पहला ठीक है, पहला दूसरा पढ़ते हैं। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशंट इंडिजेनस सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या बोला है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खलजी सुल्तान। अब देखो इनमें से दूसरा ऑप्शन अगर मैं देखूँ कि जो इक्ता सिस्टम है, इक्ता सिस्टम कब आया था, इक्ता सिस्टम मुगल्स के टाइम का है, ठीक है। इट इज़ नॉट मुगल्स कब आए थे, मुगल्स मीडियवल पीरियड, मीडियवल इंडिया में पढ़ते हो ना मुगल्स को, एंशंट में थोड़ी पढ़ते हो, ठीक है। तो इक्ता सिस्टम तो वहाँ का है, तो ये हो गया गलत। टू अगर गलत मैं करता हूँ तो बी गया और डी गया, तो या तो ए है या तो थ्री है, ठीक है, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। अब थर्ड पढ़ते हैं। द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान। खलजी के टाइम पे आया था कि ये मुगल्स के टाइम पे था, मीर बख्शी का जो कंसेप्ट था ये मुगल्स के टाइम का था, ना कि खलजी 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 के टाइम का था, है ना। तो थर्ड भी गलत हो गया, तो ये 1 हो गया इसमें आंसर, ठीक है। देख लेते हैं अमीर्स कौन थे। अमीर्स वर ऑफिसर्स डेप्यूटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू ड्यूरिंग द सल्तनत एरा इन नॉर्दर्न इंडिया। मीर बख्शी ऑन दी अदर हैंड वॉज अ मुगल हाई ऑफिस इन चार्ज ऑफ मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स। समझ में आ रहा है, मीर बख्शी मुगल्स के टाइम का था, ठीक है। और एक था तो मालूम है हमको दिल्ली सुल्तान्स के टाइम का था। अब देखो 11 का आंसर विजयनगरा ही है, इसका आंसर देखो विजयनगरा ही है, तो थोड़ा बहुत तुक्का चलता है, ठीक है, मतलब अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो नॉलेज के साथ तो ही मार पाओगे इसको, है ना, इधर उधर का लॉजिक लगा के। बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो गलत करके आओगे, ठीक है। 13 क्या बोल रहे हैं,
सेंट निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। सेंट निम्बारका वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय अहमद शरीदी। ये तो फिर अगेन आपको आता है तो करोगे। देखो जी, ये जो दो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, इनमें रिस्क कम लिया करो, ठीक है। अगर आप एक एलिमिनेट कर भी पा रहे हो तो यू आर नॉट श्योर कि बी है कि डी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कम रिस्क लिया करो। जो 3-4 वाले ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें सही होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगेन अगर आप नहीं कर पा रहे हो और दो आपने एलिमिनेट कर दिया है तो कोई एक मार सकते हो, है ना। नेट में वो सही हो जाते हैं, ऐसा मैंने देखा टेस्ट देके। बट आप अपना मॉक दे के एनालाइज करो उसको कि अगर जब आप दो 50-50 एलिमिनेट कर लेते हो तो फिर उसमें अगर आप कोई एक मारता है तो कितना आपका पार्ट सही होता है उसमें, ठीक है। तो वो आप खुद से करो। बट ये जो है ये इसमें लॉजिक कम ही लगेगा, इसमें आपको पता होना चाहिए चीज़ें। 14th देखते हैं। विद द रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कंसिडर द फॉलोइंग। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंट इन द एबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर। हाँ बिल्कुल सही बात है, इंडेंजर्ड लेबर में महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल, सही है। नहीं भी पता है तो चलो आगे देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें कोई अगर फिर से जो ऐसे 3 ऑप्शन वाले होते हैं ना, इनमें अगर कोई आप एक एलिमिनेट कर पा रहे हो ऑप्शन तो बस आपका काम बन जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा इसमें गलत स्टेटमेंट ढूंढा करो कि क्या कोई हो सकती है गलत स्टेटमेंट। दूसरा पढ़ते हैं। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन द रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर द वर्ल्ड वॉर। अब ये बहुत ही फेमस है। कब हुआ था ये हुआ था जब महात्मा गांधी आए थे इंडिया में, है ना। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी 1914-15 वाली बात चल रही है, ठीक है। तभी लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, है ना। इतना तो सबको पता रहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ये लोग इंडियंस को रिक्रूट करना चाह रहे थे वॉर में कि भाई आप हमको वॉर में सपोर्ट करो, है ना। तो महात्मा गांधी एक्चुअली सपोर्टेड इट। महात्मा गांधी को जब शुरुआत में आए थे उनको पता नहीं था ब्रिटिशर्स का टेक्निक, तो महात्मा गांधी ने एक्चुअली सपोर्ट किया था। ये महात्मा गांधी बोले थे कि हाँ मतलब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। और उनका क्यों सपोर्ट किया था उन्होंने, कि उनको लगा था कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया के साथ कोऑपरेट करेंगे और उनको से देंगे एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिसीज़ मेकिंग में। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। बट महात्मा गांधी ने इनिशियली सपोर्ट किया था, ठीक है, कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिक्रूट कर सकते हो इंडियंस को। तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। जैसे ही दूसरा आप हटाते हो तो आंसर आ गया आपका बी, ठीक है। इस टाइप से है, बाकी स्टेटमेंट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 15th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें लोग दिए हुए हैं और वो क्या पोजीशन में थे वो दिए हुए हैं। इसमें क्या कोई तुक्का लग सकता है या गैस वर्क लग सकता है। मुश्किल है लगाना, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसी नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे तभी कर पाओगे। तो इसमें कुछ लॉजिक तो लग नहीं रहा है ना। बस हम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि भाई ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी सेपरेट हुए थे 1917 वाले मॉन्टफॉर्ब जो मॉन्टेग्यू एनफॉर्म्स रिवॉन थे, है ना, उसमें जब वो उससे अग्री नहीं करे थे और उन्होंने बाद में निकल के लिबरल फाउंडेशन बनाई थी, तो उसमें सप्रू भी थे और वो उनके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो ये आपको खैर पता रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसका आंसर वैसे 1 2 3 है ना। तो आराम से इसको पढ़ लेना, ये वाले स्टेटमेंट को पता चल जाएगा आपको। इसमें कोई लॉजिक लग नहीं रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू मियान तानसेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन देखो क्या है, नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट को आप ट्रिपल लाइन मार दो कि हमको नॉट करेक्ट बताना है। पहला क्या है, तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम बाय द एम्परर अकबर। अब भाई इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो कि तानसेन का नाम उसको अकबर ने दिया था। अकबर क्यों नाम देगा, तानसेन के पापा उनको नाम देंगे ना, अकबर थोड़ी देगा उनको। तो ये गलत हो जाता है। वैसे और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लॉजिक तो थोड़ा मतलब फ़नी सा है बट आगे पढ़ लेते हैं। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स। तो तानसेन बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, ठीक है। तो उन्होंने ध्रुपद कंपोज किए थे, रागास कंपोज किए थे ना, सॉन्ग्स भी कंपोज किए थे। तो बाकी 3 स्टेटमेंट तो सही हैं। जो गलत लग सकता है वो पहला ही है, ठीक है, कि उनके जो है फादर ने उनको नाम दिया होगा, अकबर ने नहीं दिया होगा। वह ऐसे लॉजिक कर सकते हो, है ना। तो इसका आंसर वैसे एक्चुअली नॉट करेक्ट के हिसाब से ए होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब सही हैं। बाकी सही डेफिनेटली सही हैं, क्योंकि ध्रुपद उन्होंने किए थे, सॉन्ग्स उन्होंने बनाए थे और रागास भी उन्होंने इन्वेंट किए थे, क्योंकि तानसेन बड़े म्यूजिशियन थे, राइट। तो ये 3 सही हैं। जो इनमें से ऐप्ट ऑप्शन जो गलत लग सकता है वो ए हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी में भी बहुत मेंशन है। एनसीईआरटी में एक इमेज दी हुई है जहाँ पे जहांगीर की इमेज है, वो पोर्ट्रेट है जहांगीर का। और जब जो एक्चुअली आर्ट थी मुगल्स के पीरियड में, जो आर्ट थी वो क्लाइमैक्स पे जहांगीर के टाइम ही रीच करी थी, क्योंकि जहांगीर बहुत बड़े बहुत ही एंथुजियास्टिक आर्टिस्ट भी थे, है ना। उन्होंने एक पीकॉक का भी पोर्ट्रेट बनाया था, लैंडस्केप बनाया था। तो अगर वो इमेज आपके दिमाग में है तो आप बता सकते हो कि वो जहांगीर है इसका आंसर, है ना। तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
तो अगेन तानसेन वॉज अ नेम गिवन बाय राजा विक्रमादित्य ऑफ ग्वालियर। ग्वालियर के राजा, ऑल्दो उनके फादर ने नहीं दिया था, बट ठीक है, ऐसे लॉजिक काम कर गया है ना। तो ऐसे कुछ कुछ कभी कभार ना एकदम आर्बर्ट लॉजिक भी काम कर जाते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मतलब था इसमें। तानसेन वॉज अ कोर्ट म्यूजिशियन इन द राजा रामचंद्र ऑफ बांधवगढ़, ठीक है। तो ये है ऑप्शन इसका। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स कंप्लीटली लाइज इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि टेम्परेट अल्पाइन जोन में कौन सा है, ठंडी वाले रीजन्स में कौन सा नेशनल पार्क लाई करता है। देखो मान लो इसका आंसर आपको नहीं मालूम है, ठीक है। कैसे करोगे, एलिमिनेशन से करते हैं इसको। मानस नेशनल पार्क, मानस कहाँ है, असम में, ठीक है। अगर आपने वो फॉरेस्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि कौन से ट्रीज़ कहाँ पर होते हैं, तो असम में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडीज ज़्यादा मिलेगा, है ना। टेम्परेट तो नहीं है वहाँ पर, ठीक है। नामदफा इज़ अगेन इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला। न्योरा वैली, न्योरा वैली कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में टेम्परेट मिलता है क्या, टेम्परेट ट्रीज मिलते हैं क्या, एल्पाइन वेजिटेशन है, नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी वैसे डेसिडियस वाला मिलता है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स, अब ये अगर आपने पहले 3 एलिमिनेट कर दिए तो आप बता पाओगे कि भाई ठीक है डी आंसर है, बट वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ इन उत्तराखंड, है ना। तो उत्तराखंड में टेम्परेट एल्पाइन जोन है, यस है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर ये डी नहीं भी मालूम था आपको तो बाकी 3 एलिमिनेट करके कर सकते हैं कि आसाम में नहीं है, अरुणाचल में भी नहीं है, और वेस्ट बंगाल में भी ये वाला वेजिटेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो आंसर इसका ऑटोमेटिकली डी हो जाता है, ठीक है। 19 पढ़ते हैं। अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीति आयोग, है ना। कितनी बार हमने पढ़ रखा है इसको, तो ये तो इसमें क्या ही कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में भी रहता है कितनी बार, तो बेसिक क्वेश्चन है। ऑन 21 जून द सन, अब ये उस पर पूछा है इन्होंने जो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है ना। जब एनसीईआरटी ये जीसी लॉन्ग पढ़ोगे तो उसके पहले पेज में ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्विनॉक्स आता है ना। यहाँ पे आपका विंटर सॉल्स्टिस आता है ना। और यहाँ पे समर सॉल्स्टिस आता है। तो समर सॉल्स्टिस कब होता है, 21 जून को होता है ना। और ये इक्विनॉक्स कब आते हैं, मार्च और 21 मार्च और 21 सितंबर इधर, है ना, 21 सितंबर। और ये विंटर सॉल्स्टिस कब आता है, दिसंबर में आता है, 22 दिसंबर के आसपास। तो ये 21 जून की बात कर रहे हैं, ये कब बात कर रहा है, समर सॉल्स्टिस की बात कर रहा है। तो समर सॉल्स्टिस में क्या होता है, जो अपना सन होता है वो कहाँ पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ये ओवरहेड होता है ना, यहाँ पे होता है। चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट द आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट। डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एंटार्टिक सर्कल, एंटार्टिक सर्कल तो नहीं है क्योंकि ये सन तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। शाइन्स वर्टिकली ओवर हेड एट द नून ऑन द इक्वेटर, ये भी गलत है, इक्वेटर नहीं होता, टॉपिक ऑफ कैंसर होता है। शाइन्स वर्टिकली ओवर हेड एट द टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन नहीं, टॉपिक ऑफ कैंसर होता है ना। तो ये तीनों गलत हो गए, क्या आंसर हो गया, आर्टिक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ऐसे टिल्टेड रहती है ना अर्थ, हमारी ऐसे अर्थ टिल्टेड है ना। तो यहाँ पे सन रहता है तो पूरे टाइम जो है, ये पूरे टाइम यहाँ पे क्या रहता है, पूरे टाइम यहाँ पे रोशनी रहती है ना समर सॉल्स्टिस में, क्योंकि सन पूरा ओवरहेड रहता है यहाँ पे। तो पूरे टाइम यहाँ पे इसकी रोशनी यहाँ तक पहुँचती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैं हमने अपने फिजिकल ज्योग्राफी के कोर्स में पढ़ाया है, जाइए और उसको देखिए एक बार, बहुत ही अच्छे से समझाया होगा वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड से क्या मतलब है और ओल्ड वर्ल्ड से क्या मतलब है, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड इज़ अमेरिका बेसिकली, है ना। अमेरिका को हम लोग न्यू वर्ल्ड बोलते हैं, ये पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि न्यू वर्ल्ड क्या है। न्यू वर्ल्ड अमेरिका है और ओल्ड वर्ल्ड हमारे एशियन कंट्रीज़ और यूरोप वगैरह ये सब है, ठीक है। ओल्ड वर्ल्ड में अपना इंडिया आता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन के बोलने का मतलब क्या है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, प्लांट्स, कौन से ऐसे प्लांट्स थे जो अमेरिका से मतलब न्यू वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस किए गए ओल्ड वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में। हम न्यू वर्ल्ड में अमेरिका ले रहे हैं और ओल्ड वर्ल्ड में हम इंडिया ले रहे हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अमेरिका से इंडिया में इंट्रोड्यूस किए होंगे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, ओके। टोबैको, कॉटन एंड रबर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कॉटन जो है, कॉटन तो इंडिया में बहुत टाइम से पहले से है ना। ब्रिटिशर्स भी इंडिया से कॉटन लेके फिर गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते थे इंडिया में, तो एंशियंट टाइम में भी कॉटन थी, है ना। तो कॉटन तो नहीं है, कॉटन तो अमेरिका से इंडिया में नहीं आई, इंडिया से ही ओरिजिनेट हुई है कॉटन, है ना। तो ये हो गया गलत। अब सी ऑप्शन में भी कॉटन है, तो सी ऑप्शन भी चला गया, ठीक है। तो बी और सी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन क्या बोला है, रबर, कॉफ़ी एंड अगेन वीट।
अब देखो वीट भी बहुत पहले से है इंडिया में, वीट क्या अमेरिका से थोड़ी आया इंडिया में, इंडिया में तो पहले से ही गेहूँ की खेती होती थी ना, है ना। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप एलिमिनेट करके कर सकते थे ए ऑप्शन। बट इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यू वर्ल्ड क्या है और ओल्ड वर्ल्ड क्या है, ये नहीं मालूम है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये पता होना चाहिए बेसिक। 22 देखते हैं। एशियाटिक लॉयन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, अगेन एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट हमेशा गलत नहीं होती एक्सट्रीम स्टेटमेंट, है ना। तो हम इसको स्टार मार देते हैं और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम ही हैं सारी, पर कोई तो ऑप्शन है ना। अब कितना अच्छा प्ले कर दिया यूपीएससी ने, सारी क्वेश्चन एक्सट्रीम दे दी, बोले कि हाँ मतलब तुम लोग ऐसे चलते हो ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत है, तो सारे एक्सट्रीम ले लो, अब करो क्वेश्चन को, है ना। तो एशियाटिक लॉयन इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ठीक है। न्यूज़ में रहता है बहुत ही ज़्यादा ये, क्योंकि एशियाटिक लॉयन जो है अभी सिर्फ इंडिया के कहाँ है, गुजरात में जीआईआर गिर नेशनल पार्क में, है ना, वहीं पर है एशियाटिक लॉयन, न्यूज़ में भी रहता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बट उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। डबल हैम्ड कैमल इज़ नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, पता नहीं, ये उस समय न्यूज़ में होगा तो शायद आया होगा, पर पता नहीं सेकंड वाला। वन हॉर्न राइनोसोरस, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, वन हॉर्न राइनोसोरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये गलत है, क्योंकि वन हॉर्न राइनोसोरस तो भाई ये वाले बेल्ट में है, नेपाल में भी मिलता है ना। जब वन हॉर्न राइनोसोरस का अगर आप मैप देखोगे कहाँ का मिलता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में और ये नेपाल में भी मिलता है साथ में, ठीक है। तो थर्ड गलत है, थर्ड अगर गलत है हमारा तो सी और डी चला गया, सी और डी चला गया, और टू तो हमें पता, टू तो खैर हाँ, टू तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था ना, क्योंकि वन सही था और वन सही है तो ए हो गया ऑप्शन इसका, है ना। ऐसे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर्स बिकॉज, क्या बोल रहा है, कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा है, कहीं कहीं स्टेट में पॉवर्टी कम है, ऐसा क्यों। कहीं पे गरीबी ज़्यादा है, कहीं पे गरीबी कम है, ऐसा क्यों, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। पॉवर्टी रेट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अच्छा, तो भाई देखो, गरीबी कहीं किसी भी जगह में कैसे होती है, ठीक है। अगर हम इंडिया और यूएस को कंपेयर करें, अगर मैं इंडिया और यूएस को कंपेयर करूं, गरीबी इंडिया में ज़्यादा है, यूएस में कम है। क्यों यूएस में कम है गरीबी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है ना, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा है ना, अच्छा है, इसीलिए वहाँ पे पॉवर्टी कम है। अब मैं स्टेट्स की बात करता हूँ, मैं अगर बिहार को ले लूँ, है ना, और मैं लेट से दिल्ली को ले लूँ, ठीक है, तो बिहार में पॉवर्टी ज़्यादा है, दिल्ली में कम है। या केरला को ले लेता हूँ यहाँ पे, तो केरला में पॉवर्टी बहुत कम है ना। तो क्यों है ऐसा भाई, क्योंकि अगर मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो आप दिल्ली जाते हो, ठीक है, और आप जाते हो किसी गांव में, लेट से आप कोई छत्तीसगढ़ के गांव में चले जाते हो, आप लेट से सरगुजा चले जाते हो, है ना, कोई छोटा सा गांव है, ठीक है। यहाँ पे आप एक पकौड़ा खरीदते हो दिल्ली में स्टेशन के पास, और यहाँ सरगुजा छोटे से गांव में पकौड़ा खरीदते हो, क्या दोनों दोनों जगह आपको सेम रेट पे मिलेगा, नहीं। महंगी सिटीज़ में चीज़ें महंगी होती हैं ना, यहाँ पे हो सकता है 10 रुपये का मिले आपको पेटीज़, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपये का मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सस्ती चीज़ है, यहाँ पे महंगी चीज़ है ना। तो प्राइस लेवल्स, अब जो यहाँ पे मैं पॉवर्टी डिफाइन करूँगा, यहाँ पे अगर कोई 5 रुपये का पेटीज़ अफोर्ड कर पा रहा है तो वो पुअर नहीं है। यहाँ पे अगर 10 रुपये का वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो पुअर है। हो सकता है वो 5 रुपये का अफोर्ड कर पाए, बट वो यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे नहीं है, समझ में आ रहा है। तो प्राइस लेवल चेंज होने से आपका पॉवर्टी डिफरेंट हो जाता है दोनों स्टेट में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस लेवल चेंज होने से, ठीक है, कि प्राइस लेवल डिफरेंट होते हैं, किसी कॉमोडिटी का प्राइस दो स्टेट में डिफरेंट होता है, इस वजह से वहाँ पे ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। 25 देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following do some scientists suggest that the use of cirrus cloud thinning technique and the injection of sulfate aerosol into the stratosphere, ठीक है। अब अगेन ये कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो कुछ बेनिफिशियल चीज़ होगी, है ना, कुछ अच्छी चीज़ होगी, कोई ये सिरस टेक्नोलॉजी जो है थिनिंग वाली, है ना, कोई अच्छी चीज़ होगी, तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। और देखो ना, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अराउंड पूछा जाता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो जो जनरली अगर मान लो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना आपको क्वेश्चन, तो इन टॉपिक्स के अराउंड सेंटर्ड जो ऑप्शन होते हैं ना वही सही होते हैं जनरली, ठीक है। अब जैसे ये वाले का हम बात करते हैं कि ये जो बोल रहा है सिरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, ठीक है, ये कोई अच्छी टेक्निक है, फ्यूचर टेक्निक है, ठीक है। एंड इंजेक्शन ऑफ
सल्फेट एरोजॉल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, ऐसा हम कुछ करने वाले हैं, वो क्या किस लिए करने वाले हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हम पहला देखते हैं, क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन्स। आर्टिफिशियल रेन कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? आर्टिफिशियल रेन कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है? नहीं रहता है। आर्टिफिशियल रेन बिल्कुल तुच्छ टॉपिक है ना, तो मुश्किल है कि ये सही चीज़ सही हो। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अगेन मतलब ऐसा कुछ ऐसे ऐसे कुछ के लिए हम क्लाउड थिनिंग क्यों करेंगे? समझ में आ रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हमको इंटेंसिटी अगर कम करनी है तो हम क्लाउड की थिनिंग क्यों करेंगे, राइट? तीसरा क्या है, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड्स ऑन द अर्थ। ये भी अगेन बहुत ही उसमें अगर सोलर विंड्स का इफेक्ट अर्थ पे हमको रिड्यूस करना है तो हम स्पेस में जाके कुछ करेंगे ना। स्पेस में जाके आप मिरर विरर लगाओ तब होगा, क्लाउड्स में करके तो कुछ नहीं होगा, है ना। चौथा क्या है, रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, एंड एक्चुअली दिस इज द आंसर। रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग क्यों है कि भाई सिर्फ क्लाउड थिनिंग में क्या होता है, अगर टेक्निक आपको मालूम हो तो हम क्लाउड्स को थिन कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो क्लाउड्स को थिन करते हैं तो वो जो हीट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं बेसिकली स्पेस में, रादर देन अंदर ट्रांसमिट करने में। अगर क्लाउड्स थिक होते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं रेडिएशन को, ठीक है। अगर थिन होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हमको हीट आने नहीं देना है अंदर, है ना, हमको हीट रिफ्लेक्ट करना है स्पेस में, ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो वो इस टेक्निक से हो सकता है ना, ताकि वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करें। ये इसका बेसिक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।